नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। मेरा नाम दोस्तों कुश पांडे है और आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस 27 जनवरी 2026 का। सबसे पहले तो कल का सेशन बहुत अच्छा नहीं गया था। कल का सेशन में मेरा रेट ऑफ स्पीच ज़्यादा था और समझ में भी काफ़ी कम लोग को आया, तो कोशिश करूँगा ऐसी गलती बार बार ना हो। एंड आई होप आप लोग अब रेडी हैं, तैयार हैं। आज का दिन है और कल का दिन है, 2 ही दिन आपका सेशन अब रिकॉर्डेड जाएगा। थर्सडे से लाइव जाएगा और फ्राइडे से स्मार्ट बोर्ड से क्लासेस होंगी। बीबीएम प्रो की क्लासेस आपकी थर्सडे से ही स्टार्ट हो जाएंगी और वो क्लासेस चलती रहेंगी। थर्सडे को एक क्लास, फ्राइडे को एक क्लास, सैटरडे को 2 क्लास और संडे को आपकी एक क्लास शेड्यूल की गई है। 3 दिन की बात है सर, ऑब्वियसली बात है, फंक्शन है तो हम ये चीज़ हम कैसे आपको मतलब ज़रूरी भी था, तो इस वजह से सेशन नहीं हुआ। तो ये उनके लिए मैसेज है जिन लोगों ने दोस्तों ये लोगों ने दोस्तों ये बात जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैसेज हमने यहाँ पर एक बार स्पेसिफाई कर दिया है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डिस्कशन का आगाज़ अब आपके साथ कर लेते हैं। एंड एक बार मैं चाहूँगा, 2 दिन हो गए बोले हुए, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा सब लोग ज़रा मुस्कुरा दीजिए, सब लोग ज़रा स्माइल कर दीजिए ताकि सेशन की शुरुआत हम आपके साथ यहाँ पर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी वो सब आपका फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Consistency wins because it's not what you do once in a while that matters, it's what you do every day. कंसिस्टेंसी तब जीतती है और वो इसलिए मैटर करती है क्योंकि आप वो चीज़ लगातार करते हो। जब कोई भी व्यक्ति जो आपसे अधिक टैलेंटेड है या ज़्यादा आपसे नॉलेज रखता है, अगर वो सिर्फ कभी कभी काम करे और अपने टैलेंट पर रोज़ काम ना करे तो कोई बेकार है। वैसे ही अगर आप अभी वीक हो और अगर आप लगातार उस चीज़ पर काम करते हो तो आप पहले से बेहतर तो हो जाओगे। मेरा सेशन एक एग्जांपल है। जब मैंने शुरू किया था 2 साल पहले तो बहुत कम लोग जानते थे। एक टाइम था, एक हाइएटस था मेरे करियर में, जब मेरे करियर में मैंने पढ़ाना कम कर दिया था। लेकिन लगातार 2 साल हो गए और मैं खुद देख सकता हूँ रिजल्ट्स कि आप लोगों ने ट्रस्ट करना और आप लोगों की वजह से सेशन का अच्छा होना और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फंसना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की। आरबीआई बहुत टेंशन में है। टेंशन इस बात की है क्योंकि आरबीआई को लगता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें फ़ंड्स की कमी है और हमें फ़ंड्स वहाँ पर डालने पड़ेंगे ताकि मार्केट में डिमांड बढ़े और मार्केट में बिज़नेस को और बेटर किया जाए। इसके लिए आरबीआई इस्तेमाल करेगा कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स को और इनका यूज़ करके वो करीब $23 बिलियन का इन्वेस्टमेंट या $23 बिलियन का पैसा मार्केट में इंजेक्ट करेगा। इस प्रोसेस के अंदर कई सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेगा। आइए ज़रा उसको जानते हैं। सबसे पहले तो आरबीआई एक तो रुपये का वैल्यू कम हो रहा है, हम सब जानते हैं। दुनिया का माहौल हम सब जानते हैं। तो पहला काम करेगा शॉर्ट टर्म में कि वो एक 90 डे का ऑक्शन करेगा। ऑक्शन में जो बैंक्स होंगे वो आरबीआई से पैसा लोन पे ले सकते हैं। ऑक्शन में रेट डिसाइड होगा, उस रेट पर लोन दिया जाएगा। उस रेट को कहा जाता है आपका दोस्तों वेरिएबल रेट रेपो, जिसका अमाउंट होगा 25,000 करोड़ का और ये 30 जनवरी को कराया जाएगा। और ये पहला अब तक का 90 डे का होता है। अभी तक कम दिन का होता है, 7 डेज़ का है, 14 डेज़ का, लेकिन पहली बार है जब 90 डेज़ का वीआरआर हो रहा है। वीआरआर का फुल फॉर्म है वेरिएबल रेपो रेट, जहाँ पर रेपो रेट अगर आपका स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है, तो यहाँ पर जो रेपो रेट होता है वो आपका ऑक्शन पे डिसाइड होता है। सॉरी, ऑक्शन पे आपका डिसाइड होता है एंड ऑक्शन की बेसिस पे फिर रेट को हम जो है वो डिसाइड करके लोन जो है जो आपका वो प्रोवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप तो आपका है कि वेरिएबल रेपो रेट पर काम आपका दोस्तों होता है। ये पहला स्टेप होगा। सेकंड स्टेप होगा कि वो करेंसी स्वैप करेगा। अब सवाल बनेगा सर कि करेंसी स्वैप क्या होता है। करेंसी स्वैप में इंडिया जो है वो टाई अप करेगा विद अदर कंट्रीज़ और उनसे फॉरेन करेंसी में डॉलर में अग्रीमेंट करेगा। जब इंडिया को ज़रूरत होगी करेंसी की तो इंडिया उससे प्रोवाइड कर लेगा और जब उस देश को ज़रूरत होगी फॉरेन करेंसी की तो इंडिया से ले लेगा। फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उसके करने का रीज़न ये होता है क्योंकि दुनिया में जो व्यापार होता है ना वो यूएस डॉलर में ही होता है और हर देश के पास इसका होना ज़रूरी है। बिना इसके हुए काम ना चल बे।
चोलबे ना, ठीक है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये काम हुआ है कि भाई कम से कम आदान प्रदान करेंसी का हो जाए और कम से कम जब कभी ज़रूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। फॉरेन करेंसी ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी रिज़र्व, उसका भी हिस्सा होता है। और रिज़र्व में फॉरेन करेंसी असेट सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज आप कर पाओगे या फॉरेन करेंसी आराम से मिल पाएगी तो हम जो प्रेशर है इंपोर्ट का या जो प्रेशर है रुपये की वैल्यू को मेंटेन करने का, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। तो उस वजह से ये होगा और ये 4 फ़ेब को होगा और 3 इयर्स के लिए अग्रीमेंट किए जाएंगे और $10 बिलियन का ये अग्रीमेंट आपका दोस्तों होगा। फिर दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करेगी। एक सेकंड रुकिएगा सर, बस 1 मिनट आया मैं, ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। हाँ, चलिए दोस्तों वापस आते हैं। फिर दोस्तों आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रोसेस का यूज़ करता है और उस प्रोसेस का नाम होता है ओएमओ। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। आरबीआई को जब फंड्स मार्केट से अब्जॉर्ब करने होंगे, मतलब लिक्विडिटी या मनी सप्लाई कम करनी होगी, तो फिर आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई उस समय जो है वो सेल करेगा अपने सिक्योरिटीज़ को। बैंक्स और जो बाकी मार्केट फोर्सेस हैं वो आरबीआई से उन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करेंगी। उनके पास जो एक्सेस पैसा है वो आरबीआई के पास जाएगा और अपने आप मार्केट से जो मनी सप्लाई है, लिक्विडिटी है, वो अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप होता है जो कि है परचेज़ करना। तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपकी मार्केट में हैं, उनको गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो परचेज़ करेगा उनसे। इसके बदले उनको पैसा देगा, जाहिर सी बात है पैसा उसने उधार पे लिया था। तो जब जैसे ही पैसा मार्केट में आएगा, इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। तो 2 हिस्सों में ये आपका ऑपरेशन होगा। पहला फ़ेज़ 5 फरवरी को, सेकेंड फ़ेज़ 12 फरवरी को। जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, मैंने इस पे चर्चा की है बीबीएम प्रो में। 3 स्टेप्स होते हैं आपके इसके। पहला स्टेप होता है आपका एलएएफ का जो 90 डेज़ का होता है। सेकंड स्टेप होता है आपका एमएसएस का। एलएएफ का फुल फॉर्म है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। एमएसएस का फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। और थर्ड स्टेप जो आपका होता है वो होता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एमएसएस में हम ट्रेजरी बिल जैसा एक गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर टी बिल को 91 डे, 182 डे, 364 डेज़ के लिए इशू करके इतने दिनों के लिए पैसा मार्केट से बोरो करती है और फिर वह पैसा वापस करती है। यहाँ पर आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 365 या उससे ज़्यादा होगा, मतलब 1 ईयर या उससे ज़्यादा। एक तरफ वो सेल भी करेगी ताकि मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब कर सके और फिर बाय भी करेगी ताकि मार्केट में पैसा वापस डाल सके ताकि मनी सप्लाई आपकी बढ़ जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ओएमओ का इस्तेमाल करती है, इसका नाम होता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये एक मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई इस्तेमाल आपका करती है। इसके अलावा आरबीआई अपार्ट फ्रॉम ओएमओ, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी उसने गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किए होंगे मार्केट में अलग अलग पार्टीज़ के लिए, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, उनको भी परचेज़ करेगी। करीब 3 ट्रिलियन रुपीज़ दिसंबर जनवरी में वो परचेज़ करेगी और अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में 5.7 ट्रिलियन रुपीज़ उसने परचेज़ कर लिया है। और परचेज़ करने का मतलब ये है कि उसने मार्केट से है जो जो मार्केट है वहाँ से उसने जो है इन बॉन्ड्स को जो पैसा है वो पैसा वहाँ पर वो आपका जो है वो मैनेज करेगी। और अब सवाल ये बनेगा सर कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए फ़ायदा ये है कि मार्केट में जो बैंक्स होते हैं ना, उनमें डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। जहाँ पर बैंक डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग्स, रिकरिंग फिक्स्ड होते हैं। तो वहाँ पर होता क्या है कि उनमें जो नेट बैलेंस होता है पर डे, कितना बैलेंस है उस उन डिपॉजिट्स में, उन्हें कहा जाता है एनडीटीएल।
डिमांड लायबिलिटी होती है करंट सेविंग्स अकाउंट की, टाइम होती है एफडीआरडी की, उन चारों में जो नेट बैलेंस होगा वह एनडीटीएल होगा। तो ये सब करने से उनकी कोशिश है कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है, जो मनी अवेलेबल है, दैट शुड बी मिनिमम 0.6% टू मैक्सिमम 1% ऑफ द टोटल बैंक एनडीटीएल। मतलब जो भारत में जितने भी बैंक है आरबीआई के अंडर, उनका जितना नेट डिपॉजिट है उसके 0.6 से 1% के बराबर एनडीटीएल का पैसा मार्केट में होना चाहिए, जिससे हम मनी सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी हरकतें, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करना हो, ओएमओ करना हो, चाहे कुछ और भी करना हो, उनको यहाँ पर आपका किया गया है। आरबीआई ने इसके अलावा कहा कि वो टोटल में इतना पैसा इंजेक्ट करेगी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सवाल पे आते हैं। RBI announced measures to inject over $23 billion of liquidity into the banking system. Which of the following instruments was not a part of this liquidity infusion plan? इनमें से कौन इसके हिस्से में आपका दोस्तों नहीं आता है? ये सवाल यहाँ से पूछा गया था। तो इनमें से जो नहीं आता है, आप यहाँ क्लियरली देखिए, ऑप्शन डी इनमें से नहीं आता, बाकी सबको यहाँ पर किया गया है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, मैं लाइव नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझ सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, और मिस भी बहुत कर रहा हूँ अपने स्टूडियो को भी और आप सबको। लेकिन एक बार फिर से ज़रा सब लोग मुस्कुरा दीजिएगा, एक बार फिर से ज़रा सब लोग स्माइल कर दीजिएगा, क्योंकि बस 2 दिन की बात और है, कल की और परसों की, थर्सडे से वापस लाइव आएंगे और राइट टाइम पे शुरू करेंगे सेशन। एंड चलिए, तो मुस्कुरा दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जापान इंडिया आर वेरी गुड फ्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। और जापान ने कहा, ऑलरेडी वहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है एनटीटी डेटा, ठीक है, नाटू नाटू, एनटीटी डेटा नाम है। उसके साथ ऑलरेडी यूपीआई की जो कंपनी है, मतलब एनपीसीआई की जो सब्सिडरी है एनआईपीएल, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, उन्होंने टाइप ऑलरेडी किया हुआ है। तो वो ऑलरेडी चल रहा था। लेकिन अब जापान में एक बात देखा गया कि वहाँ पर इंडियन टूरिस्ट काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब यूपीआई को एम्बेड किया जाएगा वहाँ के पेमेंट सिस्टम में, ताकि डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट से पैसा आपका जो है वो ट्रांसफ़र हो, और यूपीआई का यूज़ करके हम पैसा ट्रांसफ़र करें, ना वो डेबिट कार्ड का यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड का यूज़ करें। वो जो आपका यूपीआई है उसका इस्तेमाल करें। तो पूरे देश में क्योंकि टूरिस्ट आपके बढ़ गए हैं, तो वहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को यूपीआई के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। इसके लिए एनपीसीआई की बॉडी एनआईपीएल ने और एंटी डेटा ने टाइप किया है। क्यूआर कोड से पेमेंट वहाँ अलाउ होगा, डेबिट हो जाएगा अकाउंट से आपके, ताकि पेमेंट्स करना और आसान आपका हो सकता है। ऑलरेडी आपके 8 से 9 देश हैं जहाँ पर यूपीआई पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है, जिनमें लेटेस्ट देश आपका कतर था, उनमें भूटान पहला देश था जहाँ पर यूपीआई आया था। और एनपीसीआई ना सिर्फ यूपीआई बिल्ड कर रहा है, बल्कि यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम भी बाकी देशों को में बिल्ड कर रहा है। वहाँ पर यूपीआई को एज यूज़ कर रहा है सॉफ्ट एज अ सर्विस, जहाँ पर यूपीआई की तरह नमीबिया, पेरू, त्रिनिदाद टोबैगो, वहाँ पर वो यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम बना रहा है, ताकि क्यूआर कोड से, बैंक अकाउंट से, मल्टीपल अकाउंट से पेमेंट आपका हो सके। तो उस वजह से भी यूपीआई न्यूज़ में जो है वो बना है। तो जापान हैज़ बिकम द लेटेस्ट नेशन जो पूरे देश में एनपीसीआई यूपीआई को अकाउंट से लिंक आपका करेगा। Japan is set to try India's UPI primarily to facilitate digital payments for which of the following groups? तो बेसिकली इंडियन टूरिस्ट जो विजिट जापान करेंगे, दैट इज़ ऑप्शन सी, उनके लिए काम आमतौर पे करने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों दुनियादारी पे, दुनिया में क्या चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं 26 जनवरी था कल का दिन, और कल के दिन भारत का रिपब्लिक डे मनाया गया। यूरोपियन यूनियन के जो 2 सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो इस बार भारत के जो चीफ गेस्ट थे। आप बस ये समझिए कि कुछ भी जो होता है ना, उसका एक डिप्लोमेटिक, एक पॉलिटिकल रीज़न होता है। ईयू इस समय कॉर्नर्ड है बिकॉज ऑफ ट्रम्प, बिकॉज ऑफ यूएस का जो फियास्को है, बिकॉज ऑफ डेनमार्क का जो के अंडर ग्रीनलैंड आता है, और ग्रीनलैंड को यूएस कंसिस्टेंटली परसू कर रहा है टू बी अ पार्ट ऑफ यूएस। तो एक तरफ से वहाँ कॉर्नर्ड है। सेकंड, ईयू ने कुछ टाइम पहले एक टैक्स लॉन्च किया था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट टैक्स, जहाँ पर कि जो भी देश अपने यहाँ से यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन आइटम्स को जिससे पोल्यूशन होता है, उन पर 25 से 40% तक का टैक्स लगाया जाएगा।
काफ़ी सीरियस था ईयू को लेकर, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, अब ऐसा लगता है कि ये होगा नहीं, और कोई कम टैक्सेशन या कम टैक्स कार्बन एमिट करने का इंडिया से यूरोप लेगा। बाकी सबसे लेगा वो, जाहिर सी बात है, लेकिन इंडिया से वो कम आपका टैक्स जो है वो लेने वाला है। एक और रीज़न है कि इंडिया यूए के रिश्ते काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन को इस बात का डर भी है कि परहैप्स इट कैन मिस द बस, उससे पहले वो कम से कम इन चीज़ों पर आके लॉन्च कर सके। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन उन्होंने यहाँ पर टाई अप किया है, और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उर्सुला वॉन डर लेयन, और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, वो इस बार के चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे पे। तो उसको देखते हुए ये एडिशन लॉन्च किया गया है। ये बात की गई है कि हम एक पहला काम तो करेंगे कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। फ्री ट्रेड का यहाँ पर बेसिकली मतलब होता है कि बिना बिना किसी खास टैक्स के, खास एक्स्ट्रा टैरिफ के हम बिज़नेस जो है वो करेंगे, आपका पहला। दूसरा, एज ऑफ नाउ बात करें, जो अभी तक की बात करें बिफोर दिस अग्रीमेंट, इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन का। अगर हम गुड्स की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो हमारे और यूएस के बीच, हमारे ईयू के बीच, माफ़ी चाहता हूँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में था $136 बिलियन का, सर्विसेज में $53 बिलियन का था। दोनों ही केसेस में हमारी ग्रोथ ज़्यादा है। गुड्स के मामले में इंडिया सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ईयू का है। फिर दोस्तों, इंडिया में ईयू ने पिछले, अगर हम 2023 का डेटा की बात करें, तो यूरोपियन यूनियन ने 140 बिलियन यूरोज़ इन्वेस्ट किए थे। 6000 प्लस यूरोपियन कंपनीज़ हैं, और ट्रेडिशनल कमोडिटी जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्पेशलिटी केमिकल्स, इनके प्लांट इंडिया में सेटअप हो रहे हैं, इंडिया में बेस बन रहा है इसका। तो उसको देखते हुए यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका जो है करना चाहता है। बाकी इन लास्ट 5 ईयर्स इंडिया यू का जो ट्रेड है इन टर्म्स ऑफ गुड्स, वो आपका 36% इंक्रीज़ किया है। दैट इज़ लार्जर दैन व्हाट वी हैव फॉर द यूएस। उनसे ज़्यादा ग्रोथ हमने ट्रेड में यूरोपियन यूनियन के साथ की है। ईयू की बात करें तो ईयू बना आपका 1993 में। मैस्ट्री ट्रीटी नाम है इसका। ब्रसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन कमीशन के हेडक्वार्टर्स हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट आपका स्ट्रासबर्ग और ब्रसेल्स में है। काउंसिल ईयू का ब्रसेल्स में है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक आपका फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। कोर्ट ऑफ जस्टिस ईयू का लग्जमबर्ग में है। टोटल कंट्रीज जो है 27 है, लेकिन 27 में से, या टोटल कंट्रीज़ जो यूरो करेंसी यूज़ करती हैं, वो आपका 21 है, पहले 20 था। आपका होमवर्क है आज का कि 21st कंट्री का नाम बताइए, वो आपको बताना है। बाकी प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयन है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स मिकेल हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ ईसीबी जो है वो क्रिस्टीना लगार्डे हैं। और 12 गोल्डन स्टार्स ब्लू बैकग्राउंड पर इनके सर्कल आप देखोगे तो वो इनके सर्कल पर वहाँ पर दोस्तों जो है वो बनता है। तो यूरोपियन यूनियन इंडिया का ट्रेड होने वाला है, और इंडिया उनका डायलॉग भी होने वाला है, और काफ़ी बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया और यू के बीच आपका साइन किया जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं दुनियादारी पे। दुनिया में क्या चल रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। पहली बात तो यार, समझ में आ रहा है सबको ना? हाँ यार, 19-20 का फ़र्क तो होगा। एक दिन की बात और है, मतलब एक दिन, हाँ एक दिन की बात और है बस। एंड फिर मेरे पास ऑप्शन था वेंसडे को लाइव कर लूँ रात में आके। मतलब रात में मैं पहुँचूँगा घर करीब, घर नहीं पहुँचूँगा, मतलब जहाँ से पहुँचूँगा करीब भोर में पहुँचूँगा 8-9 बजे। तो ऑब्वियसली बात है उस दिन नहीं हो पाएगा। तो बस एक दिन की बात और है आज के अलावा, फिर हम आपसे मुलाकात ज़रूर से कर लेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, अब आते हैं दोस्तों देश की बात करते हैं। देश में क्या चल रहा है उसकी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं। देश की बात करें तो मेरा सौभाग्य है, मेरा ये फॉर्चून है कि मैं लद्दाख जा चुका हूँ 2 बार, और उस समय गया था जब लद्दाख आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। काफ़ी उसको लेकर कोई डिबेट इन सेंस कि वहाँ पर कोई तरह का मूवमेंट नहीं हो रहा था, और कम इंडियन टूरिस्ट, कम भारतीय नागरिक, या कम अन्य भारत के लोग वहाँ जा रहे थे। वैसे भी लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। तो उस समय मैं गया था, और वहाँ पर एक जगह है नुब्रा वैली, जो लेह के आगे है। वहाँ पर मैंने पहली बार ये ऐसा एक ऊँट देखा था जिसका नाम बैक्ट्रियन कैमल्स है, जिसके 2 आपके होते हैं, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके 2 हम्प होते हैं प्राइमरीली। तो 2 बैक्ट्रियन कैमल्स जिनका नाम था गलवन और नुब्रा, उनको फीचर किया गया इस बार की रिपब्लिक डे परेड में, और वो इंडियन आर्मी कंटिजेंट में रखे गए लद्दाख के कोल्ड हेरिटेज में। और ये इंडिया में सिर्फ लद्दाख पाए जाते हैं नुब्रा वैली में। बाकी दुनिया में मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया में इनको हम पाते हैं।
ये पाए गए या डोमेस्टिकेट इनको किया गया, इनको आम जनजीवन में ऐड किया गया आज से 6000 ईयर्स पहले। रीजन इसका उज़्बेकिस्तान से वेस्ट कज़ाकिस्तान के बीच है। बैक्टीरिया वो जगह है जहाँ पर ये पहली बार पाए गए थे। एज पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कैमलस फेरस इसका साइंटिफिक नाम है और ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। जबकि जो डोमेस्टिक भारत जो डोमेस्टिकेटेड कैमल है जिसको पशुपालन में यूज़ होता है, लोग पालते भी हैं लद्दाख में, उसका नाम है आपका कैमलस बैक्ट्रियनिस। तो दो अलग नाम है, वाइल्ड वाले का नाम फेरस है और जो डोमेस्टिकेटेड हो गया है उसका नाम आपका बैक्ट्रियनिस है। फिर दोस्तों गवर्नमेंट एम कर रहा है कि वो 2000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा त्रिपुरा के अगरवुड सेक्टर में। आज ये जो खबर है त्रिपुरा की वो दूसरी खबर है, मतलब पहली खबर है, इसकी एक और खबर आएगी। अगरवुड सेक्टर जो है वो अगेन एक वुड का फॉर्म है और ये पाया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा और इंडिया चाह रहे हैं इसको जीआई टैग भी देना, मतलब ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग भी देना, ताकि इसको प्रिजर्व कर सकें और इसकी मार्केटिंग बेटर कर सकें। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सरकार करीब एम कर रही है कि वो 2000 करोड़ का टर्नओवर इससे लाना चाहती है। और अगरवुड को औद, गहरू या अलोस वुड भी कहते हैं और अपने फ्रेग्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। और ये ट्री आपका ये अकीलारिया ट्री तब पैदा होता है जब ट्री वूंड हो जाता है या फंगाई से इन्फेक्ट हो जाता है, जिससे कि ये रेसिन्स आपके जो हैं वो यहाँ पर आपके दोस्तों बनते हैं। तो उस वजह से दोस्तों ये बना हुआ है, ये ट्री वहाँ पाया जाता है। तो अगर वुड ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस पूरे वैल्यू चेन को 80 करोड़ रुपीस का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है और उनका एम है कि 2000 करोड़ तक का टर्नओवर वो हासिल करना चाहते हैं। अगर वुड आपका त्रिपुरा और असम में पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप होता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी पाया जाता है और 10% वाइल्ड ट्रीज नेचुरली ग्रो करती, बाकी दे बिकम पैरासाइट्स टू द ओरिजिनल ट्री एंड फिर वहाँ ग्रो करती हैं और करीब 20-50 ईयर्स लेते हैं ये ट्रीज़ बनने में, अपने एक्चुअल शेप में आने में। एज पर साइट्स, जो कि एक संस्था है जो कंजर्वेशन पे ध्यान देती है आपके फ्लोरा फौना का, उसके हिसाब से ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिस्क के तहत है और इसको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि इसका कोई मिसयूज़ दोस्तों जो है वो ना कर सके। फिर दोस्तों मलेरिया की बात करते हैं। पहला तो आपका होमवर्क है कि मलेरिया का इस साल कब होगा और इस साल का थीम क्या मलेरिया डे का, ये दो सवाल है। मलेरिया को लेकर एक आर्टिकल आया है द हिंदू में, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको, और ये है कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। तो एक चीज़ जो उस आर्टिकल में लिखी हुई है कि इंडिया में मलेरिया केसेस जो है वो कम हुए हैं। 80% आपका केसेस का और डेथ का जो नंबर है वो 80% कम हुआ है बिटवीन 2015-2023। 160 डिस्ट्रिक्ट्स हैं 23 स्टेट्स में जहां पर कोई मलेरिया केस आपका नहीं पाया गया है 2022 से 2024 के बीच। ड्रास्टिक केसेस में कमी आई है। अगर हम कंपेयर करें 2015 में 11.69 लाख केसेस थे, 2023 में ये नंबर कम हो गया तो 2.27 लाख केसेस। 80.5% का डिक्लाइन यहाँ पर दोस्तों आपका आया है। डेथ रिडक्शन भी आपका आया है 78.3% का, मतलब 83 डेथ्स ही हुई हैं आपकी। मतलब ही क्या होता है, डेथ तो डेथ होती है इन 2023। तो दोनों ही कैटेगरी में, एंडेमिक कैटेगरी में भी है मलेरिया, मतलब ख़त्म हो रहा है, अभी भी कायम थोड़ा बहुत, और दोनों ही केसेस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स ड्यू टू मलेरिया। अगर हम बात करें कि अच्छा मलेरिया एक तो होता है सर कि मलेरिया होकर रिकवर कराना, एक होता है मलेरिया का प्रिवेंशन। उसके लिए हम कराते हैं एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, तो वो 9.58 था और वो अब एज पर द लेटेस्ट नंबर्स 11.62 है। मोर टेस्टिंग हुई है डिस्पाइट फ्यूअर केसेस, अच्छी बात है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के जो केसेस हैं 40% केसेस यहीं से आते हैं और ये लीवर स्टेज में ये होता है आपका और उसे रिलैप्स करने के चांसेस भी आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कहाँ पर अभी भी है ये, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स है जहाँ पर सर्वाधिक मैक्सिमम मलेरिया के केसेस आपके पाए जाते हैं। इसको लेकर सरकार ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था।
लॉन्च किया गया था 2016 में, ये ख़त्म हो 2030 में। इसमें 4 ग्रुप्स ये रखे गए हैं बेस और ट्रांसमिशन लेवल्स, और उनका सपना है, मकसद है कि 2030 तक ख़त्म करें। फिर दोस्तों आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले एक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान आया था जो ख़त्म होगा अगले ईयर में, जहाँ पर हम पहले टेस्ट करेंगे, ट्रीट करेंगे और फिर ट्रैक करेंगे, जहाँ पर कोई भी नया केस हम बनने से रोकेंगे बाय 2027 और पूरी तरीके से मलेरिया ख़त्म कर दे 2030। तो उसको लेकर ये प्लान भी आपका लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मेरा इंडिया लॉन्च हुआ है जिसका नाम है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस, जहाँ पर ICMR कोलैबोरेट करेगा स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि रिसर्च करे, इनोवेशन करे और सोल्यूशन निकाले मलेरिया केसेस को, मलेरिया को होने से बचाने पे, और अगर हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने पर काम आपका करे। तो मलेरिया को लेकर हम सीरियस हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमने मलेरिया के रिडक्शन में किया है। आपको पता है ना सर, शक्तिपीठ क्या होता है? शक्तिपीठ का संबंध जो है वो गॉडेस सती से है। उनके जो अलग अलग अंग गिरे थे उनके ऊपर है, और उनको शक्तिपीठ कहते हैं। उनमें त्रिपुरा में माता बड़ी करके शक्तिपीठ है, जहाँ पर कहा जाता है कि जो गॉडेस सीता था, गॉडेस सती थी, उनका माता सती जो थी, उनका राइट फुट वहाँ पर गिरा था और उसी को वहाँ पर हम पावन स्थल मानते हैं। तो इस स्थल को प्रमोट करने के लिए भारत के जो मिनिस्टर हैं भारत के कम्युनिकेशन के, उन्होंने माता बड़ी टूरिज्म सर्किट को दुम्बूर में लॉन्च किया है। दुम्बूर लेक है आपकी त्रिपुरा में। सवाल एज इट इज़ बन जाएगा कि दुम्बूर लेक कहाँ पर है, तो दुम्बूर लेक आपकी जो है वो है त्रिपुरा में। तो दुम्बूर लेक में एक जगह है नरकेल कुंजा, ठीक है, वहाँ पर जो है एक फाउंडेशन स्टोन, एक आधार शिला रखी गई है, एक आधार शिला रखी गई है, ताकि 450 करोड़ रुपीस में हम फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करें और एक इको टूरिज्म सर्किट, एक स्पिरिचुअल सर्किट बनाएं। सर्किट का मतलब है एक ऐसा एरिया बनाएं, एक वो पूरा माहौल बनाएं जो इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिए और स्पिरिचुअल के लिए काफ़ी पॉपुलर हो। तो उसको लेकर ये एक फाउंडेशन स्टोन को ज्योति बाबू ने जो है वो अभी ले डाउन किया है। फिर दोस्तों हमने अभी 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया है द नेशनल वोटर्स डे। उस मौके पर एक पब्लिकेशन आई है, उसका नाम है 2025 ईयर ऑफ इनिशिएटिव्स एंड इनोवेशंस। ये जो आपका एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने ये लॉन्च किया 16th नेशनल वोटर्स डे पे। ये वो दिन है 1950 में जब आपका इलेक्शन कमीशन बना था, और दिल्ली में हुआ इस बार मेन इवेंट, और थीम था इस बार माई इंडिया माई वोट, और टैगलाइन था सिटीजन एट द हार्ट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। इसी मौके पब्लिकेशन आया। पिछले साल क्या किया ECI ने, उसमें इनिशिएटिव्स क्या थे, इनोवेशंस क्या थे, उसको लेकर उस पब्लिकेशन को आपका रिलीज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी हाल ही में जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर है चीफ ज्ञानेश कुमार, वो लीड करेंगे नेशनल आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को। आइडिया मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, उसको पहली बार वो लीड करेंगे। तो उस वजह से भी इलेक्शन कमीशन जो है वो न्यूज़ में बना हुआ है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश का एक वन ऑफ द रीसेंट टाइगर रिजर्व्स है जिसका नाम है रत्तापानी। वहाँ पर एक रेयर एशियाटिक वाइल्ड डॉग आपका पाया गया है, और ये पेट्रोलिंग के दौरान कैमरा में ट्रैप किया गया। पहली बार इसे साइट किया गया है। रेयर एशियाटिक वाइल्ड डॉग को हम ढोल कहते हैं, और वो पहली बार रत्तापानी में हुआ है, और ये क्लियरली मतलब है कि उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जो ये रत्तापानी है वो एक सेफ हैबिटेट है फॉर सच प्रीडेटर्स। तो उस वजह से है, और इसको हम इंग्लिश में एशियाटिक वाइल्ड डॉग कहते हैं, हिंदी में ढोल या ढोले कहते हैं। कुआन एल्पिनस साइंटिफिक नाम है, और एंडेंजर्ड कैटेगरी स्पीशीज़ में आपका आता है। आमतौर पे वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पाया जाता है। पहली बार ये रत्तापानी टाइगर रिजर्व जो कि MP में है, वहाँ पर इसको दोस्तों आपका पाया गया है। जानवरों की ही बात करें तो आफ्टर चंबल रिवर, गंडक नदी सबसे बड़ा हॉटबेड है घड़ियाल हैबिटेट का, जहाँ पर सर्वाधिक आपके घड़ियाल पाए जाते हैं। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स आपका चंबल रिवर है, सेकंड पे जो है वो आपका गंडक रिवर है, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे बहती है। खास तौर पे ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करती बिहार में, जहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर ऐसा कहा गया है करीब 400 प्लस आपके घड़ियाल्स को वहाँ पर आपका देखा गया है या ट्रैक किया गया है। इंडिया में घड़ियाल कंजर्वेशन पे काम वो करती है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब WTI, और उनके साथ टाइप हुआ है बिहार फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट डिपार्टमेंट का। मिलकर वो घड़ियाल को बचाते हैं। इसका साइंटिफिक नाम आपका गावियालिस गैंजेटिकस है,
और ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है और फ्रेश वाटर रिवर्स में आमतौर पे आपका पाया जाता है। तो गंडक रिवर सेकेंड हैबिटेट है आफ्टर चंबल इन टर्म्स ऑफ द मेजर पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स, उसमें वो सेकेंड नंबर पे आपकी आ चुकी है। डिफेंस पे आते हैं सर। विंग्स इंडिया समिट होने वाला है हैदराबाद में। ये इंडिया का लार्जेस्ट, एशिया का इनफैक्ट लार्जेस्ट सिविल एविएशन समिट है, जहां पर आम आदमी भी जाता है और जो नागरिक उड्डयन की बातें, इनोवेशन है, उनको देखता है। इस बार इवेंट आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद, वहाँ पर होगा। इनॉग्रेट करेंगे राम मोहन नायडू साहब, जो भारत के मिनिस्टर सिविल एविएशन के हैं। और इस बार का थीम है इंडिया एविएशन पेविंग द फ्यूचर, और पूरा थीम है आपका, और ये इस बार हैदराबाद में इस बार ऑफिशियली कराया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों स्टेट्स पे। तमिलनाडु कहा गया है उसको कि जो डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है उसको आप रिवाइज करें। भारत की जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उसने प्रपोज किया है टू द नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर एट मनोरा, जो चांजावुर में है, कि आप लोकेशन को थोड़ा और बेहतर करें। और एज ऑफ नाउ जो उनका CRZ जोन है वो ओवरलैप कर रहा है विद मैंग्रोव, सी ग्रास, मेडोज, और ये इको सेंसिटिव जोन्स है, इसीलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। और फिर से जो बाउंड्री है आपकी डुगोंग रिजर्व की, उससे हम बेटर करना पड़ेगा। डुगोंग आपके सामने दिया हुआ, ये डुगोंग है आपके सामने। एक आपका होमवर्क है सर कि डुगोंग डे किस दिन हम मनाते हैं और इस साल उसके साथ थीम क्या है, उसी के बेसिस पर जो डुगोंग प्लान है उस एरिया को रिवाइज करने का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने दी है टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट। डुगोंग को आसान भाषा में हम सीकाव कहते हैं, जो 10 फीट का होता है, 420 kgs का इसका वेट होता है और डॉल्फिन लाइक टेल होती है। इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और ये 70 साल तक आपके जो है वो जी सकते हैं। फिर दोस्तों असम का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम डिब्रूगढ़ में इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेट किया होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, और ये है खनिकर डिब्रूगढ़ में, और 233 करोड़ रुपीस का कॉस्ट है इसका, और 104 बीघा में इसे आपका सेटअप किया गया इन डिब्रूगढ़, जो कि वन ऑफ द कैपिटल्स है अलॉन्ग साइड दिसपुर ऑफ असम। वहीं पर ये आपका जो एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको इनॉग्रेट अभी हाल ही में किया। फिर दोस्तों MP गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया है करंट ईयर को एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो कि फार्मर्स वेलफेयर पर आपका फोकस करेगा। तो सवाल सिंपल बनेगा, इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको, जो 2026 है माफ़ करिए, उसको ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है। इसके लिए अलग से 600 करोड़ रुपीज़ पहले दिए गए थे और अब उसको बढ़ाकर किया गया है 27,000 करोड़ फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि जो MP की योजना है भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, उससे वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 9 से 20% पहुंच जाए। तो उसी के एवज में इस साल को MP गवर्नमेंट ने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पर घोषित आपका दोस्तों किया है। इसी के साथ MP इस वजह से न्यूज़ में भी है क्योंकि वहाँ पर माधव नेशनल पार्क है, जो वहाँ का 9th टाइगर रिजर्व माना गया है। और इसके अलावा सागर में डॉक्टर भीमराव सेंचुरी भी बनी है, और साथ ही साथ जो आपका श्योपुर है वहाँ पर जहांगीर सेंचुरी को भी बनाया गया है। इसके अलावा चीता के लिए नौरा देही, और ये एग्जाम में सवाल बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ द थर्ड हैबिटेट फॉर चीतास। आंसर है उसका नौरा देही सेंचुरी अगेन MP में, जिसको डेवलप किया जा रहा है ताकि हम चीतास को वहाँ पर बाहर से जो मंगाए हैं उनको वहाँ पर हम हैबिटेट करा सकें। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया गया 26 जनवरी को, और ये वो दिन था 52 में जब वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन बनी थी आपकी ब्रसेल्स बेल्जियम में। WCO में मतलब वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इस समय 103 मेंबर स्टेट्स हैं, जो 98% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है। फिर दोस्तों 26 जनवरी को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, और इस साल थीम है इसका क्लीन एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लानट, और हर साल 26 जनवरी के दिन ये ऑब्जर्व आपका होता है। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो फॉर्म ECR प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, IS बिंद्रा, उनकी अभी डेथ हुई है। फिर रिपब्लिक डे के मौके पर जीवन रक्षा पदक दिए गए, टोटल में 30 लोग को दिए गए फॉर एक्सेप्शनल करेज इन सेविंग लाइव्स। उनमें से 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक थे, 6 उत्तम थे और 18 जीवन रक्षा पदक थे, और इनमें से 6 लोग को उनके डेथ के बाद ये अवार्ड आपका दोस्तों दिया गया। जीवन रक्षा पदक एक सिविलियन का एक अवार्ड होता है, और 61 में अवार्ड बना था आपका, और इसमें पहला है सर्वोत्तम, जहां पर सब सर्वाधिक शौर्य दिखाया,
उत्तम जहाँ पर प्रोएक्टिवनेस दिखाई, करेज दिखाया ग्रेट डेंजर में, और जीवन रक्षा पदक जहाँ पर करेज दिखाया और इन्वॉल्व कोई इंजरी हुई रेस्क्यूअर को, उनको जीवन रक्षा पदक जो है वो आपका दिया जाता है। सर्वोत्तम का बजट है का प्राइस है 2 लाख रुपए का, उत्तम का 1.5 लाख का और जीवन रक्षक का 1 लाख का। जो भी रिपीटर लोग हैं वो जानते हैं कि सवाल बनता है प्राइज मनी को लेकर, तो वो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर दिया है। फिर दोस्तों अन्ना चक्र को फाइनलाइज किया, वो बना है फाइनलिस्ट फॉर द 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड। इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उनको नामित किया गया है एज वन ऑफ द 6 ग्लोबल फाइनलिस्ट फॉर द 2026 फ्रांस एडलमैन अवार्ड, जो अन्न चक्र के प्लेटफॉर्म के लिए दिया गया है। ये अवार्ड की बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च और एनालिटिक्स में मिलता है। इसको एक और नाम देते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर ऑपरेशन रिसर्च, और उसी में इनको वन ऑफ द फाइनलिस्ट आपका अन्न चक्र की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका दोस्तों बना है। अन्न चक्र क्या है? अन्न चक्र आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर हम फूड ग्रेन का जो आपका इन्वेंट्री है, सप्लाई चेन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरस्टेट मूवमेंट है फूड ग्रेन का, कितना एलोकेट करना है फूड ग्रेन ट्रांसफ़र करने के लिए, उन सबको यह ध्यान देता है ताकि जो राशन शॉप्स हैं जो आपकी जहाँ पर सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है खाना पीना, उसको और आसान कर सकते हैं। तो इस वजह से डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रेंच एडलमैन अवार्ड मिला था फॉर ओआर एंड एडवांस एनालिटिक्स। तो उस वजह से भी अन्न चक्र और जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका न्यूज़ में बना रहता है। अन्न चक्र को बनाया है डेवलपमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। इन्होंने इसके लिए कोलैबोरेट किया आईटी दिल्ली और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, और उनके साथ मिलकर इसको दिसंबर पिछले साल आपका लॉन्च किया गया था, और लॉन्च किया था प्रहलाद जोशी साहब ने। इसका नाम था आपका अन्न चक्र, ताकि आराम से हम सप्लाई कर पाएँ, मूवमेंट कर पाएँ फूड ग्रेन्स का, ताकि सब तक फूड ग्रेन्स आपकी राशन शॉप्स पे पहुँच सके। फिर दोस्तों आईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वी कामाकोटी, उनको अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2020 में उन्हें मिला था अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेशनल फेलोशिप, और अब उनको मिला है पद्मश्री, जो कि वन ऑफ द लास्ट होते हैं पद्म अवार्ड्स में। पहला पद्म भूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री होता है। इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। फिर लखनऊ के ही मेरे शहर के और पहले भारतीय बने थे जो आफ्टर राकेश शर्मा जो स्पेस में गए थे, और अब गगनयान मिशन में भी ये जाएंगे। तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया अशोक चक्र उनको फॉर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये हाईएस्ट पीस टाइम गैरेंटी अवार्ड है जो उनको दिया गया है, और ये पहले भारतीय थे जो आईएसएस गए थे। और कीर्ति चक्र दिया गया अर्शदीप सिंह को, नायब सूबेदार दुलेश्वर सूबेदार सुबा सिंह को, और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को। और अब जो ये सबसे बड़ा सम्मान है हाईएस्ट पीस टाइम गैरेंटी अवार्ड, वो शुभांशु शुक्ला जी को अभी हाल ही में दिया गया है। फिर के पंजानीवेल को मिला है पद्मश्री ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स के लिए, और उनका नाम है आपका के पंजानीवेल। बाकी दोस्तों जाने से पहले हमारा ऑफर कंटिन्यू हो रहा है। जिनको भी मुझसे पढ़ना है, मुझे पता है आज और कल तो आप पढ़ोगे स्मार्ट बोर्ड से, और फ्राइडे से फिर हम सॉरी आज और कल पढ़ोगे आप हम क्रोमा से, फिर फ्राइडे से पढ़ोगे स्मार्ट बोर्ड से। तो कोड है मेरा K57, जिनको अवेल करना है अवेल कर लें। कल आज और कल इसका लास्ट डेज है। बाकी अगर आपको रिन्यू करना है सब्सक्रिप्शन मेरा, तो उसका कोड रिन्यू KP है। ओवरऑल करें उसका कोड रिन्यू है। सफलता पर 5 आप ओवरऑल लेना है हम सब्सक्रिप्शन, तो आप सफलता कोड का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। With this, we will come to an end. Thank you so much everyone for coming and attending. With this, हम आपसे मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, एंड आई होप भूल चूक माफ़ कल के लिए। एक सवाल आपका बार बार आता है कि आप जितना माफ़ी क्यों मांगते हो। उसका रीज़न है क्योंकि जिस दिन मैंने ना अपने आप को समझ लिया कि मैं बड़ा टीचर बन गया हूँ, या जिस दिन मैंने अपने आप को समझ लिया कि मैं तो परफेक्ट पढ़ाता हूँ और मैं कभी गलती नहीं करता, तो उस दिन मेरा जो डाउनफॉल है स्टार्ट हो जाएगा, और एज अ पर्सन भी मैं अच्छा नहीं रहूँगा। इसीलिए अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो बुरा मत माना करिए, क्योंकि भाई जेन्युइन बात होती है। आप लोग टाइम निकाल रहे हो, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो, और मैंने आपसे कमिटमेंट किया कि डेली क्लास होगा आपका, और उम्मीद मेरी बस यही है कि कुछ भी करके मैं क्लास कर ही दे रहा हूँ आपकी। और बस इंश्योर यही करना है, 2 दिन और आना है आपको। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एफर्ट कंसिस्टेंसी के लिए पसंद आ रहा है वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से 9:30 बजे, और फिर उसके बाद तो फिर आपसे मिलना होता रहेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग, एंड बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।